भारतीय वैज्ञानिक तथा एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले विजेता सर सीवी रमन, जिनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुवनंतपुरम ग्राम में हुआ था। इनके पिता भौतिकी में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, जो कि एक टीचर थे। रमन अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। वे बचपन से ही दुबले थे, परंतु पढ़ाई में बहुत तगड़े थे। 11 वर्ष की आयु में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। 2 वर्ष बाद उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की। इंटर की परीक्षा पास करने समय इनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। इससे छात्रवृत्ति के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो गया। ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने मद्रास चेन्नई के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। अंग्रेजी के साथ उन्होंने भौतिकी को अपने प्रमुख विषय के रूप में चुना। वे कॉलेज में सबसे कम उम्र के विद्यार्थी थे। अंग्रेजी के प्रोफेसर एलियट को इस कम उम्र के बालक को कक्षा में देखकर बहुत ही आश्चर्य होता था। जब उन्हें पता चला कि रमन की आयु मात्र 13 वर्ष है, तब वे बहुत आश्चर्यचकित हो गए। सन 1904 में रमन ने बीए की परीक्षा भौतिकी में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण किया। बीए करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा जाना था, पर चेन्नई के सिविल सर्जन के मत के अनुसार उनका दुर्बल शरीर इंग्लैंड के कठोर जलवायु को सहन करने के लायक नहीं था। अतएव उनका इंग्लैंड जाना रद्द हो गया। इसके विकल्प के रूप में उसी कॉलेज में उन्होंने अपने प्रिय विषय भौतिकी में एमए की पढ़ाई करने के लिए निश्चय किया। उस समय के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्रोफेसर रमन के प्रति अत्यधिक उदार थे। अतः अध्ययन के साथ साथ उन्होंने किसी मार्गदर्शन के बिना एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किए। कॉलेज में उपलब्ध रिसर्च की मशीनों से उन्होंने अपना रिसर्च जारी रखा। सबसे पहले उन्होंने विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर रिसर्च किया। उन्होंने अपना शोध पत्र रिसर्च पेपर अपने प्रोफेसर को पढ़ने के लिए दिया, पर व्यस्त रहने के कारण प्रोफेसर को 3 महीने तक उस शोध पत्र का अवलोकन करने का समय न मिल सका। इसलिए रमन ने शोध पत्र को फिर से कार्य किया और उसे लंदन के फिलोसफिकल मैगजीन में भेज दिया। यह उनका रिसर्च पेपर 1906 में प्रकाशित हुआ। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद उनका दूसरा रिसर्च पेपर उसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। यह रिसर्च पेपर द्रवों के तल तनाव के संबंध में था, टेंशन ऑफ लिक्विड फ्लूइड के ऊपर था। सन 1907 में उन्होंने भौतिकी में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण की और विश्वविद्यालय के सभी मेडल तथा पुरस्कार प्राप्त किए। चूंकि दुर्बल शरीर के कारण उन्हें विदेश जाने से रोक दिया गया था, अतः उन्होंने सरकारी सेवा में प्रवेश करने का निर्णय किया। उन्होंने वित्तीय फाइनेंशियल सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने का निर्णय किया। यह देश की सर्वोत्तम वित्तीय लेखा परीक्षा सेवा फाइनेंशियल ऑडिट सर्विस मानी जाती थी। परीक्षा देने के बाद उन्होंने विश्वासपूर्वक भविष्यवाणी की कि वे परीक्षा में प्रथम आएंगे, और हुआ भी वैसा ही। इसके बीच उनका लोक सुंदरी के साथ विवाह हो गया। उस समय कलकत्ता भारत की आर्थिक राजधानी थी। वहां उन्हें उप महालेखपाल डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। वे अपनी पत्नी के साथ कोलकाता पहुंचे। उनकी पत्नी ने उनको पूर्ण सहयोग प्रदान किया। एक दिन कार्यालय में जाते समय रमन ने रास्ते में भारतीय विज्ञान संवर्धन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस का बोर्ड देखा। शाम को कार्यालय से लौटते समय वे उस स्थान पर गए और समस्त जानकारी प्राप्त की। फिर उन्हें मालूम हुआ कि विज्ञान को जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने इस संस्था की स्थापना की थी। शुरू में रमन को लगा कि इस संस्था में कोई सार्थक कार्य नहीं किया जा रहा। बाद में रमन को वहां अपने प्रयोग करने की अनुमति मिल गई और अपने समय के अनुसार प्रयोग करने की व्यवस्था को जानने से वे गदगद हो गए। वे बहुत खुश थे। अब वे घर से प्रातःकाल जल्दी चल देते थे और वहां जाकर अनुसंधान कार्य में लीन हो जाते थे। बाद में जब कार्यालय जाने का समय होता तब वह सीधे ही वहीं से अपने कार्यालय चले जाते। शाम को वे भी कार्यालय से वहीं जाते थे। देर रात तक अपने प्रयोग तथा अनुसंधान कार्य करते रहते थे। इस प्रकार उनकी रिसर्च में रुचि फिर से जीवित हो गई और दिन प्रतिदिन उनकी रिसर्च में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। यहाँ उन्हें सारा कार्य स्वयं करना पड़ता था। एकमात्र सेवक आसू बाबू कभी कभी उनकी सहायता किया करते थे। इस संस्था की स्थापना के 30 वर्ष बाद रमन का प्रथम शोध पत्र रिसर्च पेपर लंदन की प्रसिद्ध पत्रिका प्रेसिडेंसी ऑफ रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। इस बीच उन्होंने शोध पत्रों के आधार पर उन्हें वुडबर्न रिसर्च मेडल प्रदान किया गया। देश के बाहर से उन्हें प्राप्त होने वाला
यह पहला सम्मान था। यह मतलब यह था कि देश के बाहर वैज्ञानिकों का भी ध्यान उनके अनुसंधान कार्य की ओर गया। इस प्रकार इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस को भी विदेश से मान्यता मिली। संस्थान के रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विभागों ने भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। रमन ने संस्था की त्रैमासिक पत्रिका प्रारंभ कर दी। उनका यह अनुसंधान कार्य वित्त विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के उपरांत होता था। 1916 में इंग्लैंड की विज्ञान पत्रिका नेचर ने विस्तृत लेख में संस्थान तथा रमन के रिसर्च की प्रशंसा की। अपनी स्थापना के 30 वर्ष के बाद यह संस्थान आवश्यक मशीनों व इंस्ट्रूमेंट से भर दिया गया था और सुचारू रूप से चल रहा था। रमन ने यहाँ विज्ञान तथा रिसर्च के प्रति स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। इस बीच कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति चांसलर जस्टिस सर आशुतोष मुखर्जी ने सीवी रमन को भौतिकी के पुरस्कार के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय में कार्यभार संभालने के लिए आमंत्रित किया। उस समय रमन सरकारी नौकरी में 1100 रुपये वेतन ले रहे थे। विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य स्वीकारने पर उनका वेतन घटकर 600 रुपये हो जाता, किंतु रमन ने केवल अनुसंधान के प्रति अपने लगाव व प्रेम के कारण विज्ञान पढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 1917 में रमन ने वित्त विभाग के डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के पद से रिजाइन दे दिया और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय में कार्यभार संभाला। अब वे प्रातः तथा सायंकाल के समय एसोसिएशन में होते थे और दोपहर के बाद विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग को संभालने तथा अनुसंधान कार्य में लग जाते थे। इन दोनों मोर्चों पर रमन के प्रयासों से विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट विभाग तथा एसोसिएशन ने बहुत प्रगति की। सन 1919 में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के सचिव अमृतलाल सरकार की मृत्यु हो जाने पर रमन को नए सचिव के रूप में चुन लिया गया। सन 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करके सम्मानित किया। अब वे डॉक्टर सीवी रमन हो गए। उसी वर्ष वो पहली बार विदेश के दौरे पर गए। उन्हें इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी को लीड करने के लिए चुना गया। यहाँ उन्हें सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सर जे थॉमसन तथा अनेक विश्वविख्यात वैज्ञानिकों से मिलने और उनके साथ विचार विनिमय करने का अवसर मिला। यहाँ उन्हें प्रयोग की सुविधा मिली। उनकी भारत वापसी की यात्रा एक ऐतिहासिक घटना बन गई। भूमध्य सागर की यात्रा के दौरान पानी का नीला रंग देखकर वे चकित हो गए। पानी के मॉलिक्यूल पर लाइट रेस पड़ती हैं, तब लाइट रेस स्कैटर हो जाती हैं और उनके वेवलेंथ में चेंज आता है और सागर का जल नीला दिखाई देता है, जिसे रमन इफेक्ट कहते हैं। रमन इफेक्ट मतलब जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक रंग की किरण किसी भी माध्यम से गुजरती है तो उनमें से कुछ किरणें जिनके वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता, पर कुछ किरणों की वेवलेंथ बढ़ जाती है और तथा कुछ किरणों की वेवलेंथ में कम हो जाती है। कम वेवलेंथ तथा अधिक वेवलेंथ वाली वेव्स का प्रोड्यूस होना ही रमन इफेक्ट कहलाता है। 1922 में आर रामानाथन छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद रमन के साथ रिसर्च करने के लिए शामिल होने के लिए कोलकाता आए। उन्होंने रमन के अंडर में अपनी रिसर्च को कंप्लीट किया और इस दौरान उन्होंने करीब 10 शोध पत्रों को प्रकाशित किया। रामानाथन रमन के बहुत ही प्रभावी विद्यार्थी थे। 36 वर्ष की आयु में सन 1924 में सर सीवी रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। उसी वर्ष उन्हें अपनी द्वितीय विदेश यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया। इस बार उन्होंने यूरोप, अमेरिका तथा कनाडा का दौरा किया। कैलिफोर्निया रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्होंने एक गेस्ट टीचर के रूप में 4 महीनों तक लेक्चर दिया। यह उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सम्मान था। उनका कार्य अब और भी प्रसिद्ध हो गया। उनके कार्य में बहुत ही सुधार आया। उनका अनुसंधान कार्य प्रकाश का प्रकीर्ण या रमन इफेक्ट बहुत ही प्रचलित हो गया। रमन प्रभाव के लिए सन 1930 में उन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एशिया में किसी भी वैज्ञानिक को दिया गया यह सर्वोच्च पुरस्कार था। रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें बधाई देने के लिए भारत तथा विदेश से लोग आए। ब्रिटिश सरकार ने उनको सर की उपाधि से सम्मानित किया। अब उन्हें सर सीवी रमन के नाम से जाना जाने लगा। अब वे अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर थे। इस बीच उन्हें बेंगलोर के भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डायरेक्टर पद के लिए खोज जारी थी। इस पद पर सामान्यतः विदेश वैज्ञानिक ही नियुक्त किए जाते थे। इस बार जब लंदन से इस संदर्भ में पूछा गया तब वहां से रमन के नाम का सुझाव आया। सन 1932 में रमन कोलकाता से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निदेशक पद का कार्यभार संभालने बेंगलोर रवाना हो गए। सन 1938 में उन्होंने इस पद
से त्यागपत्र दे दिया और केवल भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कार्य करना जारी रखा। आज भारतीय विज्ञान संस्थान IIS उच्चतर अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए जाने माने प्रमुख संस्थानों में से एक है। सन 1964 में सर CV रमन को भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। 21 नवंबर 1970 को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपने निवास स्थान पर उनका निधन हो गया। उनके द्वारा रोपे गए फूल, पौधे और वृक्ष शांत हो गए, मानो वो स्तब्ध रह गए हों। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं किया गया। इस महान भारतीय वैज्ञानिक की स्मृतियों को पुनर्जीवित करती संगमरमर की पट्टिका आज भी वहाँ मौजूद है। यद्यपि अब रमन नहीं रहे, पर उनके कार्य, उनके व्यक्तित्व की सुगंध आज भी शेष है। अपने जीवन काल के दौरान रमन ने प्रकाश के प्रकीर्ण, ध्वनि, रंग, खनिजों, हीरो तथा क्रिस्टलों की भौतिकी पर अनुसंधान के अलावा फूल के रंग, दृष्टि आदि के बारे में भी गहन शोध किया। उन्होंने 465 प्रकाशनों में से 3 मद्रास से तथा 170 कोलकाता से तथा शेष बेंगलुरु से प्रकाशित किए गए। 1988 में भारतीय विज्ञान संस्थान IIS ने रमन की सभी रचनाओं को विषय के अनुसार 6 ग्रंथों के रूप में प्रकाशित किया। ऐसे महान भारतीय वैज्ञानिक के समक्ष हम विनम्रता पूर्वक नमन करते हैं।